आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के लेबर लॉ के बारे में बहुत ही अहम मालूमात शेयर करेंगे कि लेबर लॉ के अंडर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, जनरल प्रोविजंस कौन कौन सी होती हैं, रिक्रूटमेंट के लिए किस तरह एम्प्लॉयमेंट यूनिट बनाई जाती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और किन किन वजूहात की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेन डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी होती हैं। जनरल प्रोविजंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो जनरल प्रोविजंस ये हमें कहते थे कि अगर आपके पास सिटीजन लॉ, आपकी कोई भी पब्लिक फर्म हो या गवर्नमेंट फर्म हो या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशन फर्म, तो सारे के सारे लॉज के अंदर फॉल करे होते हैं। जो टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं बेसिकली उनकी कस्टम ड्यूटीज, उनके इंसेंटिव वो मिनिस्ट्री डिसाइड कर रही होती है, और साथ में कंपनी का डाटा रिकॉर्ड करने का, फाइल्स का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सारे का सारे लैंग्वेज हमेशा अरेबिक में होनी चाहिए। देन हमने बात की है कि हमारे पास एवरी प्रोजेक्ट जो है कमेंसमेंट वो मिनिस्ट्री के अंदर हमेशा सबमिट होती है। आपका प्रोजेक्ट जो भी होता है, आपके एम्प्लॉयर्स का जो डाटा वो सारे का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स को भी अब्यूसिव बिहेव नहीं कर सकते। अब जो मेन चीज आएगी आगे वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ये क्या आता है? मिनिस्ट्री, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर वहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स बनाए होते हैं। एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स का बेसिकली हम आगे से पढ़ेंगे कि वो होते क्या है। एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स का मीन ये होता है कि मिनिस्ट्री आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स प्रोवाइड करती है जो कि फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं, और इसके अंदर वो क्या कहते हैं, वो वर्कर्स को असिस्ट करते हैं ताकि वो सूटेबल जॉब्स फाइंड कर सकें, और साथ में वो एम्प्लॉयर्स को एड करते हैं कि वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट करें उनके वर्कर्स की। साथ में उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। उसमें गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ये होती है कि वो रजिस्ट्रेशन और जॉब सीकर्स देखते हैं। सबसे पहले जॉब सीकर्स को रजिस्टर करवाते हैं, फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उनका डाटा लेते हैं वैकेंट जॉब्स पे, फिर वो सारे के सारे वर्कर्स को रेफर करते हैं कि ये सूटेबल है इस वैकेंट जॉब्स के लिए। द नेक्स्ट वन के वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस और असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्वालिफिकेशन को, ट्रेनिंग को प्रोवाइड की जाती है ताकि फिल वैकेंसीज कर सकें। ये सारे के सारे मैटर्स मिनिस्ट्री की बात डिसाइड करती है। अब एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स के अंदर क्या, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिन्होंने आगे आपको हायरिंग करनी होती है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ वैकेंट जॉब्स या न्यू जॉब शो करवाते हैं। सारे के सारे टाइप बताते हैं कि ये वाली जॉब है, हमें रिक्वायर्ड है, लोकेशन क्या है, वेजेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, पेड कौन सा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ये सब का सब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स में डिफाइन किया जाता है। साथ में वहाँ पे एक नोटिस वहाँ पे जारी किया जाता है कि एम्प्लॉय सिटीजन नॉमिनेटेड होता है कि एम्प्लॉयमेंट के इतने विद इन 7 डेज, या इसमें हमें नॉमिनेशन लेटर वगैरह रिक्वायर्ड होता है। लिस्ट ऑफ जॉब्स या नेम्स, प्रोफेशन, वेजेस की सबके सब वहाँ पे शो कर दिए जाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल, एक और चीज लाभ ये कि अगर डिसेबल पर्सन है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट आपकी कंपनी में कितनी होनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसने बेसिकली एटलीस्ट 4% उसके टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में वो उसको अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई पर्सन विद इन योर वर्किंग या विद इन योर कंपनी वहाँ पे सस्टेन होगी, इंजरी हो जाए और वो अपनी यूजुअल कैपेबिलिटीज को लॉस कर दे, तो उसके सारे सारे जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी इंजरीज हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयर ने बेयर करनी होती हैं। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ऑफिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिटीजन एंड अब्रॉड, कि अगर हमने वहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है सिटीजन या अब्रॉड की, तो उसके हिसाब से क्या लॉज हैं। तो अगर आपने नॉन साउदीज को करना है वहाँ पे रिक्रूट, तो वहाँ के लिए बेसिकली आपको मिनिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। अप्रूवल विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री आप किसी भी नॉन साउदी को नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है कि वो ऑथोराइज पहले आपको शो करवाना पड़ता है कि हाँ जी की लॉफली पहले वो कंट्री के अंदर एंटर्ड हुए हैं, फिर आप वो ऑथोराइज हैं वर्क के लिए। तो सारी की सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल चीज़ें पोजेस करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपकी कंपनी के लिए। सबके सब जब आप अपने वहाँ पे कंट्री को शो करवाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि हाँ जी आप और देन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शो किया जाता है कि एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल है इस पर्सन के लिए। तो वहाँ पे वो आपको इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, किसी भी तरह का वर्क आप वहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयर के ऊपर एक ये भी लॉ होता है कि उसने वहाँ पे ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन भी देनी होती है। एम्प्लॉयर ने सबसे पहले जब अपने सऊदी वर्कर्स को या किसी भी तरह के वर्कर्स की जब उसने अपनी इनहेंस करनी होती है उनकी कैपेबिलिटीज, तो उसके लिए उसको वहाँ पे टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वोकेशन, किसी भी तरह के वहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब ट्रेनिंग के प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स आपको डिफाइन करने थे, ड्यूरेशन बतानी पड़ती है कि ट्रेनिंग है क्या, थ्योरेटिकल होगी, टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ पे आपको देने पड़ते हैं वंस आप वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। और आपके जो नंबर ऑफ सऊदी वर्कर्स है वो कभी भी लेस देन 6% आपकी टोटल टीम में नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के अंदर, तो यही होता है कि आपको ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, साथ में वो राइटिंग के अंदर होता है। जब सब ये सारे के सारे लॉ प्रोविजंस के अंदर सब्जेक्ट कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर्स जो होता है वो क्वालिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अगर टर्मिनेट कर भी देता है तो उसने वहाँ पे बेनिफिशियल मैनर्स के जैसे आपको वहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए अलाउ होता है, अदरवाइज नहीं। वर्क रिलेशन किस टाइप के होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जाहिर है कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया तो उसके लिए क्या क्या लॉज होते हैं कि एम्प्लॉयर को क्या चीज़ पता होनी चाहिए, साथ में एक वर्कर को, जो एम्प्लॉई है उसको क्या पता होना चाहिए। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बिटवीन एम्प्लॉयर वर्कर के अंदर कंडक्ट किया जाता है, जो लेटर अंडर टेक्स लेते हैं, जो आप मैनेजमेंट और सुपरविजन के अंदर आपके साथ वेजेस वगैरह वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं।
इन सबकी कॉपीज आपके पास भी, एक वर्कर के पास भी होती है और उसके एम्प्लॉयर के पास भी होती हैं। साथ में वहाँ पे आपने सब कुछ वहाँ पे डिफाइन करना है, अपना नेम ऑफ एम्प्लॉय, वेन्यू, टाइप, नेम द वर्क, क्यों है, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन, वेजेस किस चीज़ के ऊपर एग्रीड हुए हैं, लोकेशन ऑफ वर्क, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ वहाँ पे एग्रीमेंट कंट्रैक्ट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। साथ में आपने वहाँ पे जो मंथली पेड्स करनी है, जो भी वीकली पेड, जो डेली पेड्स हैं, जो भी है वो आपने वहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। ड्यूटीज एंड डिसिप्लिनरी रूल्स के एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज क्या होती है? एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज ये होती हैं कि विदाउट पे वो किसी को भी अपने पास वर्किंग के लिए नहीं रख सकते, विदाउट वहाँ पे कोई जुडिसेशन इस चीज़ के ऊपर नहीं है। गिव द वर्कर्स टाइम, उनको साथ में बेसिकली उनके राइट्स एक्सरसाइज करने का भी अलाउ होता है, तो अलाउ विदाउट उनको वेजेस वगैरह दी जाएंगी, सच टाइम के अंदर दी जाएंगी। फिर उनके एजेंट्स या पर्सन, उनकी अथॉरिटी होती है, वो इलीगल सब्सटेंसेस फॉरबिड करते हैं किसी भी चीज़ में एंट्री के लिए। वर्कर्स की ड्यूटी क्या होती है? वर्कर्स की ड्यूटी होती है कि वो अकॉर्डिंग जो भी उनके वहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिसेस या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। साथ में वो किसी भी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को पब्लिक मॉनिटी यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकते ड्यू टू अंडू हाजर्ड्स भी वहाँ पे, जब वो मशीनरी जो एम्प्लॉयर्स की मशीनरी है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उसके टूल सप्लाई, रॉ मटेरियल, सबका उन्हें केयर रखनी होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक एथिकल नॉर्म्स में वर्क किया जाएगा। फिर ये होता है कि आगे उनके एम्प्लॉयर्स अगर रिक्वेस्ट करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर उनको जाना पड़ेगा, अगर किसी प्रायर ज़रूरी है कि कंपनी के लिए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इसके लिए उनको वहाँ पे ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट करेगा तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे। उसके बाद ये कि वो कॉन्फिडेंट है, टेक्निकल ट्रेड या किसी भी तरह की जो भी वो अपने पास स्किल्स रखते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, अपनी वो कंट्री के गुड के लिए और एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट के लिए। अब टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता लग गया जी कि वो दो बंदों के बीच में वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे उसने किस तरह उसे हायर किया है, किस काम के लिए हायर किया, किस वेजेस के ऊपर हायर किया, और उसके भी आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसने उसको काम अच्छे से करना है। अब अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ जाए तो क्या सिनेरियोज होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट तब तो टर्मिनेट हो सकता है जब बोथ पार्टीज आपस में एग्री हो जाए कि ये टर्मिनेट है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए, या फिर वर्कर रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाए, या फिर वर्कर डिमिस्ट कर दिया जाए वर्क से विदाउट वैलिड रीजन, तो उसके बाद क्या है कि ये टर्मिनेट हो जाता है। और अगर डेथ ऑफ एम्प्लॉयर हो जाए तो भी एक्सपायर्ड होता है। अब एंड ऑफ सर्विसेज रिपोर्ट बेसिकली यही है कि जैसे ही आप रिटायर होते हैं या फिर आप एंड ऑफ सर्विसेज हो जाती हैं, आप अपने एम्प्लॉयर आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली है, तो तब आपको वहाँ पे क्या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो एंड ऑफ सर्विसेज रिवॉर्ड्स का यही मतलब होता है कि अगर आपका वहाँ पे वर्क रिलेशन एंड हो गया है तो एम्प्लॉयर आपको एंड ऑफ सर्विसेज अवार्ड वहाँ पे पे करता है, जिसके अंदर वो हाफ मंथ वेजेस प्रोवाइड कर देता है फर्स्ट 5 ईयर्स, और लेदर देन ईयर्स वो आपको फिर आपके फुल मंथ पेज करता है, जैसे यहाँ पे हम पेंशन वगैरह भी कहे जाता है। द वर्क रिलेशन एंड, अगर वर्कर्स ने रिजाइन किया है तब आपको वो इंटायरली 1/3 ऑफ द अवार्ड दिया जाता है अपॉन द वर्क सर्विसेज के हिसाब से। आपको वहाँ पे आपको वेजेस सेटलमेंट्स वगैरह दी जाती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं जिनमें आपको काम करने की इजाजत दी जाती है? सबसे पहले है वेजेस। वेजेस यानी आपके पेमेंट्स, जो आपकी सैलरीज होती हैं वो किस हिसाब से दी जाती हैं। बेसिकली वो आपको ऑब्वियसली कंट्री की ऑफिशियल करेंसी में अप्लाई पेड किया जाएगा। फिर जो डेली बेसिस के अंदर आपका, अगर आप डेली बेसिस हैं वर्कर्स हैं, तो आपको वंस अ वीक, सॉरी, अगर आप वीकली हैं जिस तरह वंस अ वीक आपको पे किया जाएगा, अगर मंथली है तो वंस अ मंथ आपको पे किया जाएगा। और अगर आप वहाँ पे रिक्वायर्ड थोड़े पीरियड के लिए टाइम ऑफ ईयर के, तो आप वहाँ पे पेमेंट फिर भी ईच वीक ही अप्लाई करते हैं। देन आपके पास आता है वो हमारा बेसिकली जो उनका वहाँ पे बैंक क्रेडिट बैंक वहाँ पे किंगडम में होता है शो, उसी के अंदर थ्रू आपको वहाँ से पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है। वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए? कोई भी वर्कर वहाँ पे मोर देन 80 आवर्स अ डे वर्क नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे शिफ्ट के अंदर वर्क टाइम शिफ्ट के अंदर होता है तो भी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल करती है, अगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वहाँ पे 8 आवर्स से ज़्यादा करने पड़े। रेस्ट पीरियड या वीकली रेस्ट डेज क्या होती हैं कि कोई भी वर्कर जो होता है वो मोर देन 5 कंसेक्टिव आवर्स विदाउट अ ब्रेक वहाँ पे काम, मतलब अगर आपको वहाँ 5 आवर्स से ज़्यादा आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूस काम नहीं करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रेक दी जाएगी, देन आपका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। देन आपके पास आता है अगर रेस्ट वीक डेज होती हैं तो आपको मोर देन 1 ईयर कंसेक्टिव आवर्स नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको वहाँ पे ओवर टाइम वर्किंग आवर्स करने हैं, आपको पे किया जाता है अगर आपने ओवर टाइम वहाँ पे करना है। साथ में आपको प्रीपेड या एनुअल लीव भी वहाँ पे फॉर नॉट 21 डेज ज़्यादा नहीं अलाउ होती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, अब यानी अगर कंपनी ऐसी वहाँ पे हैजर्ड केमिकल्स वगैरह के साथ डील है या किसी भी तरह के इक्विपमेंट से है, तो उसके लिए आपकी कंपनी को वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं, जिसके अंदर ये भी होता है कि आपकी जो कंपनी है या एम्प्लॉयर है उसे हमेशा क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन रखनी चाहिए अपनी फॉर्म की। देन वहाँ पे प्रिकॉशंस हमेशा लेनी चाहिए अपने वर्कर्स के हिसाब से, अगर हार्ट से किसी भी तरह के डिजीज़ के बारे में वो प्रिवेंट करे। बेसिकली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते किए जाते हैं। साथ में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमरजेंसी एक्सीडेंट्स अगर उसकी अंडर फॉल हो जाए।
मिनिस्ट्री क्या होती है, वो बेसिकली कंट्रोल्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करती है जो कि हाई रिस्क फर्म्स होती हैं उन्हें मटेरियल्स लेने से। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के लिए वहाँ पे लॉज होते हैं कि वुमेन्स के अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो वुमेन्स के लिए क्या होगा कि वुमेन्स को वहाँ पे नाइट में वर्क करने की इजाज़त नहीं होती है, जो कि मेटर्निटी लीव वुमेन्स को दी जाती है फॉर 4 आवर्स से, ठीक है। और देन उनको पेमेंट्स उसी मेटर्निटी लीव में उन्हें पेमेंट्स दी जाते हैं, हाफ ऑफ हर वेजेस। और अगर एम्प्लॉयर उसे टर्मिनेट कर देता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल को, तो ड्यूरिंग इलनेस उसे टर्मिनेशन मतलब उन्हें लीव्स वगैरह अलाउ कर दी जाती है ड्यूरिंग देयर एनी इलनेस। और साथ में अगर वो 50 एम्प्लॉय वर्कर्स वहाँ पे रखने जरूरी होती है, देन सूटेबल प्लेसेस। उसके बाद साथ में ये तो फीमेल वर्कर्स अगर उनके हस्बैंड पासेस होते हैं या फिर कुछ भी तरह की कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उन्हें इंटाइटल मिनिमम 15 डेज की लीव दे दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट माइनस, माइनस का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे हैजर्डस जॉब्स में माइनस को एम्प्लॉय नहीं करना होता। एनी पर्सन जो कि अदर देन अंडर एज होगा 15 ईयर्स के, तो वो तो एम्प्लॉयड ही नहीं होगा, ठीक होगा। उन्हें भी जिस तरह वुमेन्स को लाइफ में काम करने की इजाजत नहीं होती, माइनस के लिए भी ये रूल है कि दे आर नॉट एबल टू डू वर्क इन अ नाइट। माइनस आगे बेसिकली एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं मोर देन 6 आवर्स अ डे। एंड कंक्लूडिंग प्रोविजन का मतलब ये होता है कि अब आपने जितना भी स्टडी किया कि लेबर लॉज कौन कौन से थे या कि कौन इन लॉज के अंदर फॉल होता है या क्या बेसिक समरी है इन सब की, तो कंक्लूडिंग प्रोविजन का मतलब है कि जब भी मिनिस्ट्री लॉज को डिफाइन करती है तो उसने विद इन आपको सिर्फ और सिर्फ 180 डेज देने होते हैं जिसमें वो लॉ को अफेक्टिव करती है। जैसे लॉ गैजेट्स के ऊपर ऑफिशियल सबमिट होता है, जैसे लॉ गैजेट के ऊपर ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आपको डेज देते हैं जिसके अंदर आपने सिर्फ इन लॉज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और ये बेसिक सारी लॉज है जिसके अंदर सारा ये लाता है कि वुमेन्स को किस तरह एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, स्टडीज होंगे तो उनकी परसेंटेज आपकी काम कितनी होनी चाहिए, नॉन स्टडीज हैं तो क्या डिसेबल्ड पर्सन है तो वो क्या है, अगर उनकी ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो ट्रेनिंग आप देंगे, क्वालिफिकेशन देंगे। अगर आपका नॉन सऊदी है और फॉरन है तो उन्हें आपने किस तरह वहाँ पे मिनिस्ट्री में खुद करवाना पड़ता है, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको सभी जगह डाटा आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड देना पड़ता है जिसकी वजह से आप रजिस्टर्ड होते हैं। साथ में सब कंप्लेंट्स और उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें सबमिट होनी चाहिए या फिर क्या चीज़ टर्मिनेशन होने के केसेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम बात शेयर की है जो काम के सिलसिले में सऊदी अरब जाने वाले लोगों और बिजनेसमैन हजरात के लिए इंतहाई अहम हो सकती है। हम आपको इस लॉ के मुताबिक वर्क परमिट लेने और एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बआसान तरीके से मुकम्मल करने में मदद कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कंसिस्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो आज ही हमें रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 009715654999494 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।